हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों, जो चैप्टर 1 है आपका समाज शास्त्र का, जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, भारतीय समाज का परिचय, तो पूरा महत्वपूर्ण दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि बहुत आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय समाज का परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय। तो पूरा महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन को हल करेंगे चैप्टर वाइज कि किस प्रकार से आपको चैप्टर 1 में जो पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा आपका लंबा भी हो सकता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हम आपको लिखना भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको समाजशास्त्र का पेपर लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो हो आपका फुल से मार्क दे और आपका क्या हो, बोर्ड एग्जाम में राइटिंग भी बैठे। और राइटिंग से और किस प्रकार से लिखने, यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपको यदि इस तरह से लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर जो होगा खुश होकर आपको नंबर देगा। तो जो चैप्टर दोस्तों 1 है हमारा सोशियोलॉजी का, भारतीय समाज का परिचय, तो पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय समाज का परिचय। पूरा महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। और वीडियो को अभी नहीं शेयर करने तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। समाज शास्त्र का है दोस्तों पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पीय से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको दोस्तों पता ही होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो समाज शास्त्र का पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस काल में होना आरंभ हुआ। दोस्तों, जो आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय है वो किस काल में आरंभ हुआ, ये आपको 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाएंगे। पहला है आपका आ है मुगल काल में, बी है ब्रिटिश काल में, सी है जो आपका सा नंबर है स्वतंत्रता के बाद, या द 21वीं सदी में। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में। और चारों ऑप्शन में आपको जो राइट आंसर यानी आपको जो सही उत्तर होगा उनमें से आपको टिक करना रहेगा, या आपको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की कॉपी में लिखना रहेंगे। तो किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा बा में ब्रिटिश काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस काल में, ब्रिटिश काल में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय समाज तथा संस्कृति, भारतीय समाज तथा संस्कृति का इतिहास कितना प्राचीन है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो भारतीय समाज तथा संस्कृति का इतिहास कितना प्राचीन है दोस्तों, ए है आपका जो आ है 3000 वर्ष, बा है 4000 वर्ष, सा है आपका 6000 वर्ष, और दा है 8000 वर्ष। यदि आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों का आंसर पहले से पता है तो कमेंट में हमें प्लीज़ बताइएगा कि ये कमेंट का इस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है सर। तो भारतीय समाज तथा संस्कृति का इतिहास कितने प्राचीन था दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कितने में, ये आपका हो जाएगा 8000 वर्ष आपका प्राचीन इतिहास था दोस्तों। पता हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा आपका चैप्टर पहला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन से जो आपका चैप्टर नंबर पहला है दोस्तों, इनसे वो विकल्पीय क्वेश्चन जाते आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, ए आ है आपका हिंदू धर्म दोस्तों, बा है इस्लाम, सा है ईसाई, दा है इन सभी से, तीनों में से, इनमें से, यानी जो आपका चौथा है इन सभी, यानी हिंदू इस्लाम ईसाई तीनों से है, इन सभी से। तो इनमें से आपका दोस्तों सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है दोस्तों वो आपका हो जाएगा दोस्तों इस्लाम धर्म से है संबंधित है दोस्तों। आपका जो पुनर्जन्म की अवधारणा किससे है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया। आपका आ जाएगा सजना नारायण बसु, बा आ जाएगा राम सिंह कूका, सा है वासुदेव जोशी, दा है बरिंदर घोष। तो इनमें से आपका दोस्तों सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका जो ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शन इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की जो आपकी कॉपी आएगी, जिसके द्वारा आपका क्वेश्चन सारा लिखा होगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना रहेगा, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आते रहेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल की स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया, तो ये आरंभ किया था दोस्तों सत्यनारायण बसु जी ने, ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय की विशेषता है, ये आपको बताना है। आ है आपका अनेकता में एकता, बा है पुरुषार्थ, सा है संस्कारों द्वारा समाजीकरण, दा है ये सभी। तो इनमें से दोस्तों आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा,
सही उत्तर इनमें से दोस्तों आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन, द नंबर हो जाएगा। ये सभी इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनेकता में एकता, पुरुषार्थ संस्कारों द्वारा समाजीकरण। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय समाज की विशेषता, ये तीनों हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका दोस्त 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, पूरा क्वेश्चन को हम बताएंगे। जो चैप्टर में पूरा क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, पूरा दे देंगे आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के द्वारा संपन्न। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भारतीय समाज में धार्मिक एकता का मुख्य आधार क्या है। भारतीय समाज में धार्मिक एकता का मुख्य आधार क्या है, ये आपको बताना है। आ है आपका भाषाई एकता, बा है धर्मनिरपेक्षता, सा है सांस्कृतिक एकता, दा है संघीय संरचना। तो इनमें से दोस्तों आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। भारतीय समाज में धार्मिक एकता का मुख्य आधार क्या है, इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बा नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। किस सोच का प्रतिफल है। आ है आपका समाजवाद, बा है मानवतावाद, सा है वैश्वीकरण, दा है साम्राज्यवाद। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, इनमें से दा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हैं तो हमारे वीडियो के नीचे वीडियो के लिंक हमने दे दिया है नीचे, आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम फुल तैयारी कराते रहते। हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग की विशेषता नहीं है। आ है आपका जन्म, बा है गतिशीलता, सा है वर्ग चेतना, दा है जीवन विधि की समानता। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आ नंबर आपका जन्म जो हो जाएगा, वर्ग एक वर्ग विशेषता नहीं है। तो आपका जन्म राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। सन 1857 में, सन 1885 में, 17 में, दा सन 1947 में। तो इनमें से आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपका हो जाएगा बा नंबर का सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये किसका कथन है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। आ है आपका मैक्स वेबर का, बी है अकार्बन तथा नीमकॉफ का, सा है मेकाइवर तथा पेज का, दा है कार्ल मार्क्स का। तो इनमें से दोस्तों आपका चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना रहता है। ये नहीं कि चारों ऑप्शन आपको लिखने के बाद में आपको जो राइट आंसर हो उस पर टिक लगाना है। ये बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलती जो होता है एग्जामर आपको फेल भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना नहीं है। क्वेश्चन जो पूरा है ये पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। आपको जो इनमें से पूछा गया है प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद में जो इनमें से आप राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से मेकाइवर तथा पेज राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर 10 लिखने के बाद में क्या लिख देना है, सा पर इसे लगाकर मेकाइवर तथा पेज राइट आंसर नहीं लिखना है, बस मेकाइवर तथा पेज लिख देना है। एग्जामिनर जो हो जाएगा आपको समझ जाएगा कि ये बच्चे ने लिखा है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मेकाइवर तथा पेज। समझ में आएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गया दोस्तों, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी आपका 1 नंबर का पूछा जाता है बहुविकल्पीय की तरह, लेकिन इनमें से आपका जो एक ही लाइन में इसका आंसर देना रहता है। आपको बहुविकल्पीय में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना रहता है। लेकिन जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, इनमें बस आपको एक यदि जो क्वेश्चन का आंसर उसमें से यदि छोटा आता है तो छोटा उत्तर लगा दीजिए। यदि एक लाइन का उत्तर रहता है इसमें कंप्लीटली, लो आपको एक ही लाइन का निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दिया होगा क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा भारत के किस प्रदेश में आरंभ की गई। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इनमें से जो दोस्तों है राइट आंसर गुजरात में आरंभ की थी। कौन सी, जो महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा को आरंभ कराया गया, किसमें, महात्मा गांधी को, और कहाँ से आरंभ हुई थी, ये आपको गुजरात में। तो ये आपको पूछ लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों के सहभाग के प्रोत्साहन, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन
स्त्रियों के सहवाग को प्रोत्साहन देने वाले राष्ट्रीय नेता का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो वह हो जाएगी महात्मा गांधी, जो कि दांडी यात्रा के मुख्य संस्थापक हैं, मुख्य विशेषतक हैं, जो कि दांडी यात्रा को आरंभ किया कहाँ से, गुजरात से। तो ये भी पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन बड़े में भी पूछ लिया जाएगा, लघु उत्तरीय में। तो इसका आपको राइट आंसर लिखना रहेगा आपकी उत्तर पुस्तिका में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें दोस्तों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न में, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित शासन को किस तरह का शासन कहा जाता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित शासन को किस तरह का शासन कहा जाता है दोस्तों, औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है यही धमाका करते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये छोटे क्वेश्चन यदि आप नहीं याद करते हैं तो एक एक नंबर से 100 नंबर बनता है। यदि आप यही नहीं याद करके जाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसने लिखा नहीं है। तो आपको ये भी क्वेश्चन करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, भारत के ग्रामीण वर्ग संरचना में सबसे निचला वर्ग कौन सा है। तो ये है आपका भूमिहीन मजदूर वर्ग। भूमिहीन मजदूर वर्ग आपके भारत के ग्रामीण वर्ग संरचना में सबसे निचला वर्ग है। कौन है, भूमिहीन मजदूर, जो कि मजदूर में है, मजदूर की तरह काम करते हैं गाँव में, ग्रामीण में। उसके बाद में दोस्तों अब आ गया है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हम आपको दोस्तों सारा क्वेश्चन बताएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। सारा क्वेश्चन जो दोस्तों चैप्टर में बताया गया है, चैप्टर का सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे भी और कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। तो इसी वीडियो पर दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, अभी लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन को लिखने के लिए दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से आपको भी लिखना है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है, आपको जो ये हमने बस ये कर दिया है गुलाबी पेन से, गुलाबी स्केच इसको अंडरलाइन कर दिया है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको करना ही है तो राष्ट्रवाद या क्या समस्या प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद में नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो आपको अंडरलाइन करना है, उसके बाद में थोड़ा गैप कर करके लिखना है बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें से क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर हम दे देते हैं, भारतीय समाज। ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन का हम आंसर भी आपको बता देंगे, और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए किस प्रकार से है। तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज को समझाने का एक मुख्य आधार इसे भारतीय समाज के समझने का एक मुख्य आधार इसे राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद के संदर्भ में समझना है। भारतीय समाज के पिछले लगभग 200 वर्षों के दौरान एक उपनिवेशवादी समाज से आधुनिक समाज के रूप में होने वाला परिवर्तन राष्ट्रवाद का परिचय देता है। तो ये आपका होगा दोस्तों राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन बेसिकली दोस्तों इसमें कहने का मतलब क्या है राष्ट्रवाद का, कि भारतीय समाज को समझने का मुख्य आधार राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद, यानी जो अपने भारत देश का राष्ट्रवाद है, संदर्भ में समझना चाहिए। भारतीय समाज में पिछले लगभग 200 वर्ष में दौरान उपनिवेशवाद समाज की आधुनिक समाज के रूप में होने वाले परिवर्तन राष्ट्रवाद का मुख्य कारण या मुख्य परिचय देते हैं। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में औपनिवेशिक शासन के कोई 2 कारण लिखिए। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों जो होता है इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा, जो कि आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में होगा। तो ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, भारत में औपनिवेशिक शासन के कोई 2 कारण आपको लिखना है। तो जो पहला कारण है 18वीं शताब्दी के मध्य, ये आपको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। 18वीं शताब्दी के मध्य से मुगल शासन कमजोर पड़ जाने के कारण भारत में राजनीतिक अस्थिरता अपनी चल सीमा पर पहुंच गई, मुगल शासन के अधीन रहते थे। यानी दोस्तों जो आपका पहला हो गया औपनिवेशिक शासन, ये हमने आपको बता दिया कि 18वीं शताब्दी के मध्य मुगल शासक के जो दौरान थे, मुगल शासक के जो राजा थे, वो कमजोर पड़ जाने के, यानी राजनीतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और मुगल शासन के अधीन हो गए। यानी मुगल शासन के को तो जो समाज है वो अधीन हो गया था किसके शासन में, मुगल शासन के राजनीतिक अस्थिरता के कारण। दूसरा है दोस्तों, देश की बड़े बड़े जागीरदारों और राजाओं की कृपा पात्र अधिकारियों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जनसाधारण को पूरी तरह शोषण करना आरंभ कर दिया। किसमें पूरी तरह
शोषण करना किसका आरंभ कर दिया? देश के बड़े बड़े जगीरदारों और राजाओं की कृपा पात्र अधिकारियों की। तो ये आपको समझ में आएगा। दूसरे दो ही क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शायद 3 या 4 नंबर का आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी क्वेश्चन करना। और हमने आपको औपनिवेशिक शासन के 2 कारण बता दिए हैं कि इस प्रकार से आपका 2 कारण हो जाएगा। देश में बड़े बड़े जगीरदारों राजाओं की कृपा पात्र अधिकारियों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने जनसाधारण की पूरा तरह शोषण करना यानी समाज का शोषण करना आरंभ कर दिया, दुर्व्यवहार करना समाज के ऊपर आरंभ कर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों आरंभ किया, यह आपको बताना है। महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये सभी, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया है, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक हितों की विरुद्ध सरकार द्वारा लागू किए कानूनों को तोड़कर ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू भारत की जनता को दबाया नहीं जा सकता, यानी जनता को जो दबाया नहीं जा सकता किसमें? महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था दांडी यात्रा का आंदोलन था दोस्तों, वो दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपको समझ में आ गया किसके द्वारा चलाया गया था? सार्वजनिक आंदोलन विरुद्ध सरकार द्वारा लागू किए जाने पर कानून को तोड़कर, कानून को जो कानून था इंडिया का वो तोड़कर ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की भारत की जनता को दबाया नहीं जा सकता, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दबाया जा रहा था। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं? जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं ये बताइए। आपको इसका आंसर हम दे रहे हैं दोस्तों। भारतीय समाज की संरचना में जनजातीय समुदायों का भी प्रमुख योगदान है। ये वो समुदाय है जो सभ्यता की चकाचौंध से दूर किलोमीटर दुर्गम पर्वतीय या जंगली क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषता ग्रामीण तथा नगरीय से अलग होता हो या अलग होती हो। तो ये आपको समझ में आ गया। भारतीय जनता की जातीय समुदायों के भी प्रमुख योगदान है। वो समुदाय जो सभ्यता की चकाचौंध से दूर की दुर्गम पर्वतीय या जंगली क्षेत्र में निवास करता हो। तो ये जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं? इनमें से हमको आपको राइट आंसर बता दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? तो इनमें उत्तर है दोस्तों, उत्तर ध्यान से आप देखिएगा। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न समुदायों की परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, कला, नैतिक मूल्यों, उत्सवों तथा त्योहारों में एक स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। संपूर्ण भारतीय समाज हजारों छोटी बड़ी जातियों से विभाजित है तथा सभी के रीति रिवाज में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। काफ़ी अंतर देखने की जो सांस्कृतिक विविधता है, कहीं मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, ईसाई समाज है, तो जो कभी उनके आधार पर नहीं सांस्कृतिक समाज है, तो जो उनके आधार पर हिंदू के समाज में ज़्यादा सांस्कृतिक समाज जाते हैं, तो जो उनकी संस्कृति है जैसे ईसाई की है, दूसरी समाज संस्कृति मुसलमानों की जो है वो दूसरी समाज की संस्कृति है, तो उसी प्रकार से हमारी हिंदू समाज की संस्कृति हिंदी है या सांस्कृतिक है। तो भारत में विविधतापूर्ण देश है। विभिन्न समुदायों में परंपराओं, खान पान की, वेशभूषा की, यानी जो आपका समाज होगा उसी प्रकार से आपका खान पान होगा, वेशभूषा होगा, तो उसी प्रकार से रिलेटेड रहेगा। तो संपूर्ण भारतीय समाज हजारों छोटी बड़ी जातियों से विभाजित है तथा रीति रिवाज, यानी जो समाज में रीति रिवाज होगा, मुसलमानों में कुछ रीति रिवाज होगा, हिंदुओं में कुछ रीति रिवाज होगा, ईसाइयों में कुछ रीति रिवाज होगा। तो सभी का अलग अलग स्ट्रैटेजी है, सभी का अपना अलग अलग रूल है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बता नहीं सकता कि जो आपका चैप्टर नंबर पहला है भारतीय समाज का एक परिचय है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन जो होते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है भारतीय समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन वर्तमान क्या है? भारतीय समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन वर्तमान में क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है
भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना। दोस्तों मैं जो पीडीएफ नीचे दे रहा हूं, और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था तो आप कमेंट में नीचे हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन का दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का सर हमें आंसर आता है। यदि आप दूसरा बताना चाहें तो बता दीजिए, तो हम आपको पीडीएफ भी इसका नीचे दे देंगे। यदि आप इसमें नहीं देख पा रहे तो आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना एवं लंबे समय तक प्रभावपूर्ण बने रहने के बाद आज इसमें बहुत से परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। यानी समय तक प्रभावपूर्ण बने रहने के बाद आज इसमें बहुत से परिवर्तन स्पष्ट होने लगे हैं। इसमें दोस्तों कुछ बताया गया है। नंबर पहला पर है वर्ण विभाजन की जगह एक एक वर्ण के अंदर ही सैकड़ों जातियां बन जाने के कारण वर्तमान सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अधिक प्रभावित है। ये आपको समझ में आएगा। दूसरा दोस्तों, कुछ समय पहले तक व्यक्ति की परिस्थिति उसके वर्ण तथा परंपरागत व्यवसाय पर निर्भर थी। आज समाज का विभाजन उन आर्थिक वर्णों के रूप में देखने को मिलता है। ये आपको समझ में आएगा। नंबर तीसरा है वर्तमान में आश्रम व्यवस्था तथा विवाह का धार्मिक रूप लगभग समाप्त हो चुका है। नए कानूनों के कारण विवाह को भी एक सुविधाजनक संबंध के रूप में देखा जाने लगा है। उसके बाद में चौथा है संयुक्त परिवार की जगह अब एकाकी अथवा मूल परिवार के सदस्य कर्तव्यों की जगह निजी स्वार्थों की अधिक महत्व देते हैं। तो ये आपका 4 है जो कि इम्पोर्टेंट हेडिंग द्वारा बताया गया है, जो कि आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर का या 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। तो इनमें से आपको थोड़ा बड़ा, यानी जिस प्रकार से आपका दाम होगा उसी प्रकार से आपका काम होगा। मेरे कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है ये 25 शब्दों में आपको देना रहता है, और लेकिन जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है ये शायद आपको 150 या 75 वर्ड में देना रहता है। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये आपको द्वारा बताया गया है। तो इनमें से क्या क्वेश्चन का आंसर, यानी विशेषताओं को आपको बताना है। किसके प्रमुख विशेषताओं को आपको बताना है। पहला जो इसमें दोस्तों विशेषताएं हैं, उपनिवेशवाद वो दशा है जिसमें एक साम्राज्यवादी देश अपने से दुर्बल देश पर अधिकार करके वहां अपनी शासन और कानून व्यवस्था स्थापित करता है। दूसरा है उपनिवेशवाद एक दीर्घकालीन शोषण की नीति पर आधारित दशा है। इसका उद्देश्य उस देश के संसाधनों को उपयोग इस तरह करना होता है जिससे साम्राज्यवादी देश आर्थिक रूप से पहले से अधिक शक्तिशाली बन सके। तीसरा दोस्तों इसका विशेषताएं हैं, उपनिवेशवासी शासन में लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी संस्कृति में सामाजिक मूल्यों और आर्थिक क्रियाओं से इस तरह परिवर्तन लाने के लिए दबाव डाला जाता है जिसमें वो स्वयं ही अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत के अधीन समझने लगे। तो इनमें से हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें विशेषताएं दिए हैं। तो जिस पहला जो विशेषताएं है दोस्तों, इनमें से कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद वह दशा है जिसमें साम्राज्यवादी देश अपने से दुर्बल, यानी जो उनका छोटा देश है, दुर्बल देश है, उनमें सेना की कमी है, तो वो उसके शासन में आक्रमण कर उस देश को जो छोटा देश है, कमज़ोर देश है, उसको कब्जे में कर लेता है अपने द्वारा। किसके द्वारा? अपने सेना के द्वारा, अपने कानून व्यवस्था के द्वारा स्थापित कर लेता है उस साम्राज्य को वहीं पर। दूसरा है दोस्तों उपनिवेशवाद एक दीर्घकालीन शोषण नीति है जो इसका उद्देश्य उस देश के संसाधनों जिसमें साम्राज्यवादी देश आर्थिक रूप से पहले ही आर्थिक शक्तिशाली हो। इनमें से कहने का मतलब है दोस्तों कि दीर्घकालीन साम्राज्यवादी देश अधिक रूप से जो शक्तिशाली बन सके हैं उनको और शक्तिशाली बनाना है, उनको याद दिलाना है कि वो साम्राज्यवादी देश के आर्थिक रूप से पहले अधिक शक्तिशाली बन सके। तीसरा दोस्तों औपनिवेशिक शासन में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक क्रियाओं पर इस तरह परिवर्तन लाने के लिए डाला जाता है जिससे स्वयं ही अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत का अधीन समझने लगे। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आपका लघु उत्तरीय को क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, और जिस प्रकार से मैंने लिखा है उस प्रकार से आपको भी लिखना है। लेकिन जो अंडरलाइन में दोस्तों आपको बार बार बता रहा हूँ, ब्लैक से करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, भारत की अनेकता में एकता पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में अनेकता में एकता की एक टिप्पणी दोस्तों आपको लिखना है। दोस्तों जो एकता में एकता है दोस्तों, भारत एक ऐसा समाज है, इसका आंसर दोस्तों आपको सटीक देना है। वह भारत एक ऐसा समाज है जो विभिन्नता में एकता को अनुपम उदाहरण है।
अनुपम उदाहरण है प्राचीन, बहुत से प्राचीन काल में भारतीय समाज अनेक प्रजातियों, जातियों, धर्मों, भाषाओं तथा विश्वासों का संबंध स्थल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और सांस्कृतिक विशेषताओं में भी बहुत भिन्नताएं हैं। इनके बाद भी भारतीय समाज समन्वयकारी समाज रहा है, जिसमें आश्चर्यजनक एकता देखने को मिलती है। भारत की अनेकता को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि भारत में जो अनेकता में एकता है वो विभिन्न प्रकार से एकता के अनुपम रूप में उदाहरण में बंधी हुई है। बहुत से प्राचीन काल में भारतीय समाज में अनेक प्रजातियां, जातियां, धर्मों, दोस्तों, भाषाओं, यानी धर्म और भाषाओं की जो जातियां होती हैं वो कई कई भागों में डिवाइड रहती हैं, लेकिन जो जातियां हैं वो अपने एक भाव में एकता में बंधी हुई हैं और इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में भी बहुत भिन्नताएं आती रहती हैं। यानी ये अपना अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन जो समुदाय है इनका एक ही है, बंधी रहते हैं समुदाय में। इनके बाद भी भारतीय समाज में समन्वयकारी समाज रहा है, जिसके आश्चर्यजनक एकता देखने को मिलती रहती है। भारत की अनेकता को अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे अनेक क्षेत्रों में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जैसे अलग अलग डिवाइड हो गया है, तो पाकिस्तान अलग देश होगा, उनमें जो पंजाबी लोग रहते हैं या हिंदू लोग रहते हैं वो पाकिस्तान में कहलाएंगे, जो हिंदू लोग इंडिया में रहते हैं पाकिस्तानी लोग तो भारत के कहलाएंगे और भारत की एकता में ये शामिल देंगे। तो इनमें दोस्तों अनेकता में अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे पहला है आपका जनसंख्या, पहला आपका दोस्तों होगा जनसंख्या, दूसरा है भाषाई आधार पर, तीसरा आपका धार्मिक विविधता, चौथा है सांस्कृतिक आधार पर, पांचवा है आपका प्राकृतिक विविधता और जो छठवा है राजनीतिक एकीकरण। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको यदि आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया तो इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जनसंख्या के बारे में आपको थोड़ा लिखना रहेगा, भाषाई आधार पर लिखना होगा, धार्मिक विविधता पर लिखना होगा और सांस्कृतिक आधार पर लिखना होगा। सभी पर थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों जो 4 है हमारा 4 नंबर है, भारत में नगरों की वर्ग संरचना से आज क्या परिवर्तन हुआ है, यानी भारत के नगरों की वर्ण संरचना से आज क्या परिवर्तन हुए हैं ये आपको बताना है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें आंसर है भारत में नगरों की वर्ण संरचना, भारत में नगरों की वर्ण संरचना गांवों की वर्ग संरचना से बहुत भिन्न है। बहुत ही प्राचीन काल में नगरों में 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं, जिन्हें हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की ताकत बढ़ने लगी। गांवों से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा नगर में आकर बसने की प्रवृत्ति के कारण भी यहाँ एक ऐसा वर्ग विकसित होने लगा जिसकी विशेषताएं काफ़ी सीमा तक गांवों के समाज में नगरीय वर्गों की प्रकृति को 4 मुख्य भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहला है आपका उच्च वर्ग, दूसरा है संपन्न मध्य वर्ग, तीसरा है आपका साधारण मध्य वर्ग तथा चौथा है निम्न वर्ग। तो इनमें से आपका जो दोस्तों पूरा है कहा गया है, इनमें कहने का मतलब क्या है मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो जाए। तो भारत में नगरों की वर्ण संरचना गाँवों की वर्ण संरचना से बहुत भिन्न हो रही हैं। भारत में जो नगरें हैं, भारत में जो नगर की संख्या है गाँवों से वो भिन्न हो रही हैं, गाँवों की जो संख्या है वो अधिक हो रही है। भिन्न संख्या में बहुत प्राचीन काल में नगरों में 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं, जिन्हें हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा श्रमिक वर्ग कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की ताकत बढ़ने लगे, यानी जो श्रमिक वर्ग है उनकी ताकत बढ़ने लगी है। मध्य और किसके वर्ग, मध्य वर्ग के वर्ग तथा उच्च वर्ग के बराबर में जो श्रमिक वर्ग है उनकी ताकत थोड़ी बढ़ने लगी है और उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है आपका उच्च वर्ग, दूसरा है संपन्न मध्य वर्ग, तीसरा है साधारण मध्यमक वर्ग तथा चौथा है आपका निम्न वर्ग। तो इनमें से आपका दोस्तों जो आपका थोड़ा थोड़ा इनमें से लिखना रहेगा यदि आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, नहीं तो आपको जो यदि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया तो इनमें से क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में ये चारों आपको लिख बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपका क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर हमें आपको बताना है। तो इनमें से आपको क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो पूरा क्वेश्चन देंगे। और वीडियो यदि आप लास्ट तक देख रहे हैं तो अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जो कि आपका ये बोर्ड एग्जाम में बिगेस्ट क्वेश्चन कहलाता है, बिगेस्ट क्वेश्चन विथ आंसर 10 नंबर का आपका शायद होता है 10 नंबर का ये दोस्तों, हाँ
होता है आपका प्रश्न नंबर पहला है, राष्ट्रवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध को समझाइए। राष्ट्रवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध को आपको समझाना है। तो इसमें आंसर हमने बताया है कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को संतुष्ट करना है यदि क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाए। तो राष्ट्रवाद अपने देश अथवा राष्ट्र के प्रति सोचने और अनुभव करने का एक ऐसा ढंग है जो एक देश निवासियों में अपने देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना पैदा करता है। वास्तव में राष्ट्रवाद के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा राज्य की प्रभुत्वता आवश्यक नहीं होती। जब किसी देश के निवासी किसी बाहरी या औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एकजुट होकर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो तब इसे भी राष्ट्रवाद की दशा कहा जाता है। तो दोस्तों, इनमें से कहने का कुछ इंट्रोडक्शन था राष्ट्रवाद का, कि राष्ट्रवाद अपने अथवा राष्ट्र के प्रति सोचने में अनुभव करने का एक ऐसा ढंग है जो एक देश निवासियों के अपने देश के प्रति समर्पण, यानी जो अपना देश है, जो निवासी हैं उस देश के, वो उनके समर्पण, उनके देश के त्याग भावना और जो भी है बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, भावना पैदा करता है दोस्तों, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये भावना जिस प्रकार से पैदा करता है, वो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एकजुट होकर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, और तब इसे राष्ट्रवाद की दशा कहा जाता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है एग्जामिनर का जो क्वेश्चन का आंसर कहने का है, इसमें आंसर उसी प्रकार से दिया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता, अपने देश के लिए जागरूक रहना चाहिए, अपने देश में जो राष्ट्रवाद है उनको बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रवाद के ढंग को समझना चाहिए तथा उनके नियमों का पालन करना चाहिए, और राजनीतिक स्वतंत्रता को राज्य की प्रभुत्वता आवश्यक नहीं होती तथा किसी देश की निवासी किसी बाहरी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एकजुट होकर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तो ये आपका होगा पहले नंबर पे है राष्ट्रवाद की सर्वोच्चता में विश्वास। राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास या विधता, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको हेडिंग में लिखकर, जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ क्वेश्चन का, आपको इसी प्रकार से हेडिंग लिखना है दोस्तों। मैंने देख लीजिए ब्लैक पेन से पार कर, उसके बाद में हमने क्वेश्चन का जो इसका हेडिंग है, हेडिंग दे दिया है बहुत ही आसानी से। तो इसमें हेडिंग का दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यदि आप इतना भी कर सकते हैं तो एग्जामिनर खुश होगा और आपको काफ़ी अच्छे नंबर देने को कोशिश करेगा। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावनात्मक दशा है जिसकी अंतर्गत एक राष्ट्र से जुड़े हुए सभी लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र की तुलना में राष्ट्र की सबसे ऊपर मानते हैं तथा राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद में दूसरा है भावनात्मक एकता। राष्ट्रवाद का विकास तभी संभव होता है जब एक राष्ट्र से संबंधित विभिन्न समूह अपने आप को एक दूसरे से इस तरह संबंधित कर लेते हैं। ये होगा आपका तीसरा। अब तीसरा में बताया गया है भाषाई एकता। प्रोफेसर कार से राष्ट्रवाद के तत्वों में भाषाई एकता को विशेष महत्व दिया गया है। भाषा एक ऐसा आधार है जो सभी क्षेत्रों और वर्गों के एक दूसरे के निकट लाकर उसके बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। तो इनमें से आपको हमने आंसर बता दिया है। तो इनमें कुछ हेडिंग के द्वारा बताया है दोस्तों। इनमें से जो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये आपको 60 to 50 वर्ड में, यानी 250 शब्दों में ये बोर्ड एग्जाम के द्वारा प्रतिपादित होता है। जो इसका रूल है 250 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। क्वेश्चन का जो आंसर है लगभग 2 या 3 पेज में आपको 250 शब्दों को लिखना रहता है। तो राष्ट्रवाद का जो कारण है दोस्तों, राष्ट्रवाद तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध को समझाना है। तो कुछ हेडिंग के द्वारा हमने, पहला आपका हेडिंग दोस्तों होगा राष्ट्र में सर्वोच्चता का विश्वास। इसमें भी आपको थोड़ा लिख देना है जिस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा है भावनात्मक एकता, इसमें भी थोड़ा लिख देना है, आप देख लीजिए किस प्रकार से है। तीसरा है भाषाई एकता, उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें 4 हेडिंग है राष्ट्रीय संस्कृति का संबंध जीवन के एक विशेष तरीकों से होता है। राष्ट्रवाद का विकास तभी होता है जब एक देश के लोग अपनी संस्कृति के गौरव को समझते हुए उसमें विश्वास करते हैं। 5वां है आपका राष्ट्रीय इतिहास। अपनी राष्ट्रीय इतिहास से संबंधित वीर गाथाएं और लोगों द्वारा किए जाने बलिदान ऐसे आधार हैं जो राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को बढ़ाकर लोगों में अपने देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा करते हैं तथा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने राष्ट्र की श्रेष्ठता के प्रति विश्वास पैदा करते हैं। तो इनमें से दोस्तों आपको जो हेडिंग है, हेडिंग यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा। हेडिंग में बस आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहता है, दीर्घ उत्तरीय में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको। यदि जो क्वेश्चन का आंसर है इसमें आपको, यदि आप बनाकर भी लिख सकते हैं
तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसने क्वेश्चन को आंसर लिखना है। लेकिन जो आपको किताबी भाषाएं हैं वो आपको 2-4 लाइन लिखना रहेगा पूरे प्रश्न में दोस्तों। तो आपको पूरे प्रश्न में स्टार्टिंग में 2-4 लाइन जो किताबी भाषाएं हैं वो लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को 2-4 लाइन पढ़ने के बाद में आपको आंसर का जो पूरा आपको देखेगा कि ये 10 नंबर लायक है, तो 10 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देकर जाएगा। तो ये हमने 5 हेडिंग बता दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उपनिवेशवाद क्या है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का है दोस्तों कि उपनिवेशवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है दोस्तों, स्पष्ट करना ही, ये आपको बता दिया है। फिर तीसरा है दोस्तों, समुदाय का क्या अर्थ है, भारत में समुदायों को एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इनमें से जो दोस्तों दोनों क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, और हमने पहला क्वेश्चन का आंसर बता दिया। यदि आप इस पर कमेंट करेंगे तो हमने दोनों क्वेश्चन का भी आंसर बना देना है। तो यदि आप कमेंट का आंसर कीजिए और हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया। और यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम में यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम की पूर्ण रूप से हमारी यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, और आपको सभी पीडीएफ के साथ, नोट्स के साथ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे पूरे क्वेश्चन का आंसर, और वीडियो सहित आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, और आपको 85 और 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता हमारे चैनल पर। आपको पास होने से, अच्छे मार्क लाने से पूरा, यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, यदि हम जब अपलोड करते हैं वीडियो आप हमारे देखते हैं, हमारे चैनल से संबंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आपको 95 और 85 से प्रश्न लाने, 85 मार्क क्वेश्चन से लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको, आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन हम आपको, पूरा जो चैप्टर है दोस्तों समझा दिया है, डिटेल में समझा दिया है, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। तो जो पहला चैप्टर है, भारत समाज एक परिचय, सोशियोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 12। तो पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम हल कर दिए हैं। तो पहला चैप्टर दोस्तों आपको समाप्त हो जाता है इसी से, और इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जरूर चेकआउट करके डाउनलोड। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।